हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हम कर रहे हैं एचटेट लेवल 1 यानी कि पीआरटी स्तर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स हमने सब्जेक्ट उठाया है। पहले हम इससे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने करीब शायद 10 क्वेश्चन को सोल्व किया था। आशा करता हूँ वो आपको बहुत बेनिफिटेबल आपके लिए रहे होंगे। अब चलते हैं उसके नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि क्वेश्चन पेपर ए कोड का ये 104 नंबर प्रश्न है। किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने के लिए कितना समय लगेगा। और ऑप्शन है 30 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका वीडियो मैं बना चुका हूं घड़ी के ऊपर, आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। नहीं तो क्या तरीका है इसका, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर ये कह लीजिए 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट की सुई को कितना समय लगेगा। देखो 30 डिग्री कोण, 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा। 1 डिग्री कोण बनाने के लिए कितना समय लगेगा? 5/30 मिनट लगेंगे। और ये हमारा क्योंकि रेडियन में दे रखे हैं ना, तो आप इसको डिग्री में बना लीजिए, क्योंकि हम डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो ये पाई आप देख रहे हो ना, इसको आप 180 कह सकते हो, और बाई 2 से इसको काटेंगे तो 90, 9 या 27, तो 270 डिग्री बनेगा भैया। ये 2 3 की 90 से अगर हम गुना करते हैं तो ये बनेगा 270 डिग्री। और इसके लिए फिर कितना समय लगेगा? 5/30 गुणा में 270 डिग्री, या डिग्री एक बार हटा दूं हम कैलकुलेशन के लिए, 0 से 0 और 3 निम्मे 27, 9 की 5 से गुणा कर देंगे तो 45 मिनट समय आ जाएगा। यानी कि 270 डिग्री या कह लीजिए 3π/2 रेडियन कोण बनाने के लिए मिनट की सुई को 45 मिनट्स का समय लगेगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ये सेकंड वाला। तो देखो ये तो था समझाने के लिए, नहीं तो आपको ये रेशियो है ना, आपको 5/30 वाला, ये रेशियो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री के लिए 5/30 मिनट का समय लगाती है। तो जितना भी ये रेडियन या डिग्री यहाँ पर दिया जाएगा, सिर्फ इसके 5/30 या 1/6 कह लीजिए, 1/6 का एक ये फैक्टर याद रखिए आप, 1/6, कि जितने भी डिग्री का बनाना होगा, समय निकालना होगा, उस 1/6 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 270। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई में करना है आपको, इसके 6 से काटेंगे ना, 6 चौके 24, 6 5 30, तो 45 मिनट लग जाएंगे। अगर जितना भी डिग्री या रेडियन दे देगा तो रेडियन दे दे तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री दे दे तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 105 नंबर प्रश्न। इसमें 105 नंबर में क्या कहता है, 105 नंबर क्वेश्चन में सिंपल प्रश्न, यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 81 तथा दूसरा दिया गया है 5 की पावर x प्लस वाई, और ये किसके बराबर है? ये है भैया 625 के बराबर है। तो x का मान और y का मान निकालना है, और गिवन है, पहला ऑप्शन दिया गया है x बराबर 5, y बराबर 1। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है x बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0। थर्ड ऑप्शन दिया गया है x बराबर 3, y बराबर 1। और चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन दिया गया है x बराबर 4 और y बराबर 0। ये ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब ये प्रश्न आपके सामने है, ये वाला एक रिलेशन दिया है, एक रिलेशन ये दिया गया है। वो कहता है कि ये आपस में ये इसके बराबर और 3 के x माइनस वाई 81 हो, तो x और y का मान क्या होगा। दो तरीके हैं, अगर आपको आता नहीं है ना तो x और y के मान लेकिन चेक करने पड़ेंगे चारों के चारों, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। सबसे आसान तरीका ये है कि
यहाँ पर इस x की 3 की पावर x माइनस वाई है, यहाँ पर 81 है, तो आप इस 81 को 3 के आधार बना करके पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब दोनों तरफ आधार बराबर बनाइए, इसमें भी और इसमें भी। इसमें आधार 3 है, इसका आधार 3 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस वाई बराबर, इसको लिखेंगे आप 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 3 की पावर 4 लिख सकते हो। आधार बराबर तो ये दोनों की पावर बराबर होंगी, जैसा कि नियम के अनुसार है, क्योंकि पावर बराबर होगी तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से सेकंड जो हमारा रिलेशन था वो ये वाला था, इसको आप लिख सकते हो 5 की x प्लस वाई बराबर 5 की 5 5 25 5 125 5 625, ये भी 5 की 4 आएगा। 5 की 4 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 और 5 5 25, 25 25 गुणा कितनी होती है 625, तो 5 की 4 आएगा ना, समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें भी पावर आधार बराबर, तो पावर बराबर, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 4। अब इनको ये दोनों लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं, रैखिक समीकरण। इनको जोड़ देंगे हम, x प्लस वाई बराबर 4, ये कट जाते हैं जोड़ेंगे तो 2x का मान 8 हो जाएगा, तो x का मान 4 हो जाएगा। तो देखो आपको ना ऑप्शन में इस y का मान, हालांकि आप निकाल सकते हो x का मान, चाहे इसमें पुट करके y का मान निकाल लो, चाहे इस वाले रिलेशन में रख के निकाल लो, लेकिन क्योंकि मैं निकाल नहीं रहा है, क्योंकि ना चक्कर क्या है, आपको ऑप्शन पहले ही मिल गया चौथा, क्योंकि x का मान 4 और किसी में भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, 4 ही सिर्फ इसमें है, तो आपका ऑप्शन बनेगा चौथा, x बराबर 4 और y बराबर 0। तो ये होंगे x और y के मान। आई थिंक डाउट क्लियर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 106। 106 नंबर पे चलते हैं। 106 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये क्या कहता है प्रश्न को देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिखा रखी भैया, 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी ये निकालना है। और ऑप्शन में बता देता हूं, यहां पर सीधा लिख देता हूं जल्दी से, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 9 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। देखिए एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, जस्ट अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है एक त्रिभुजों के बारे में, मेंसुरेशन का, उसमें भी आप देख सकते हो। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग करके, और भुजा की लंबाई दी गई है तो आप उसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हो। ऊंचाई क्या होती है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी जिक्र कर रखा डिटेल से, ये कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, तो इसकी ऊंचाई किसी भी सिरे से हम सामने की भुजा पर लंब डालें, मान लिया A से लंब डाल दिया हमने B के ऊपर, यहाँ पर ये लंब है इसका 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री। इस लंब की जो है लेंथ या लंबाई हमें बतानी है, जबकि भुजाओं की लंबाई इस समबाहु त्रिभुज की दी गई हो। तो भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो लंब निकालने का फार्मूला कह लो या फिर ऊंचाई, लंब या ऊंचाई इसकी बराबर एक ही बात है, और उसका फॉर्मूला है वर्गमूल 3/2 गुणा में भुजा। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको, ये वाला, ये फार्मूला इसका। लंब या समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो भुजा की लंबाई से, और उसकी ऊंचाई या उसका लंब भी निकाल सकते हो, जिसको हम सिरस लंब के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर ये फार्मूला अप्लाई कर दो आप डायरेक्ट। तो वर्गमूल 3/2 गुणा में भुजा की लंबाई कितनी है 6, तो 2 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा ये, तो ये मैंने ऑप्शन मिटा दिया, चलो कोई नहीं। तो ये 2 तिया 6, तो ये आंसर आएगा 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में हम लिखेंगे, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये था 106 नंबर प्रश्न। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। 107 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी
त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी तथा ए बी बराबर ए सी दिया गया है, यानी कि दो भुजाएं बराबर, तथा कोण बी कोण ए का दो गुना है, का दो गुना है, तो कोण सी का मान क्या होगा? कोण सी निकालना है। एक त्रिभुज है जिसके अंदर उसकी दो भुजाएं बराबर, ए बी बराबर ए सी का क्या मतलब है कि उसकी कोई दो भुजाएं बराबर हैं जिनका नाम ए बी और ए सी है, वो बराबर हैं। वो कहता है कि कोण बी जो है कोण ए का दो गुना है, तो कोण सी का मान निकालना है। और मैं ऑप्शन लिख दूं भैया यहाँ पर 36 डिग्री पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 72 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 48 डिग्री। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके। तो याद रख लीजिए आप, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है आपकी, ये समबाहु त्रिभुज है। जैसे इसमें यहाँ पर ए, ये बी और ये सी ले, ये इसके बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो इसके सामने के कोण ये बराबर होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज में ये सामने के कोण बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर, इन्हीं भुजाओं द्वारा एक ही भुजा के ऊपर बने कोण बराबर। अगर मान लिया ये और ये बराबर होता तो ये कोण और ये बराबर होता। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर होती, देखो ये दोनों भुजा बराबर होती, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता। तो यहां पर क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, तो आपका कोण बी बराबर कोण सी होगा। दूसरी बात, इसने पहले से ही बोला कि कोण बी जो है वो कोण ए का दुगना है, दुगना कोण ए है। तो हम क्यों ना ए कोण मान ले, ए को ही x डिग्री मान लेते हैं कोण को, तो b इसका दुगना है तो ये हो जाएगा 2x, और b और c, कोण b बराबर कोण c है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये डाउट अगर किसी को हो, मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहा होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब इसने क्या बोला कि जो कोण b है, ये वाला कोण a का डबल है, a का कोण हमने x माना तो ये इसका डबल होगा तो 2x हो जाएगा। अब b और c कोण दोनों बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण कोण बराबर, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। और तीसरी बात जो मेन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि x जमा 2x जमा 2x बराबर 180 डिग्री के होगा। और इसका जोड़ 2 2 4 और 1 5x बराबर 180 डिग्री। यहां से x निकालोगे, 5 दिए 15, 5 के 30, तो x का मान कितना आया 36 डिग्री। तो c का मान निकालना था, c का मान किसके बराबर था 2x, ये c कोण c निकाला था ना, 2x था ये, तो 2 गुणा में 36 रखेंगे तो 72 डिग्री इसका कोण आएगा, यानी कि कोण सी कितना आएगा 72, यही 72 कितना बचेगा फिर 36 डिग्री। तो आपका ऑप्शन होगा ये दूसरा वाला ऑप्शन, 72 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप ये भूल जाते हो ना तो ये प्रश्न तो आपका इससे भी निकल जाएगा कि 36 रख के देखो आप, सी अगर 36 है ना, ये कोण बराबर है ना, देखो आप अगर ऑप्शन से चेक करना चाहो ये प्रश्न जो है आप ऑप्शनली भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए आप पहला ऑप्शन 36 लीजिए, सी, ये कोण सी का मान दिया पूछ रखा था ना इसने, और कोण सी के मान के ऑप्शन दिए गए हैं 36, 72, 60 और 48। अगर आपका ऑप्शन 36 होता तो ये 36 हो गया, तो ये सामने का भी 36 होगा, और ये इसका इस ए कोण का ये डबल है तो ये फिर 18 होना चाहिए, लेकिन 36 दूनी 72 और 18 हो जाते हैं 90, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ऐसे ही आप 60 पर 48 पर चेक करके देखोगे तो वो सेटलमेंट नहीं आएगी, मतलब ये दोनों आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए और ये कोण इन दोनों कोणों का आधा होना चाहिए, और उन सभी तीनों के तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। आप चेक करना चाहो तो न तो इस पे मिलेगा, न इस पे मिलेगा, न इस पे मिलेगा। इस पर देखो 72 पर, अगर ये कोण 72 है तो ये सामने वाला भी 72 होगा, और ये वाला इस कोण का मतलब इस कोण का ये डबल था, मतलब ये 36 हुआ, फिर ये कितना हुआ 36। जोड़ के देखो 72 और 72 होते हैं 144, और 36 जोड़ोगे ना तो 180 हो जाएगा। ये जोड़ के देख लो आप, 6 4 10, 4 3 7 और 1 8 और 1 का 1, 180 हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108 नंबर प्रश्न है हमारा।
वो कहता है कि 364, ये कहता है 364 455 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो इस तरह के प्रश्न में देखो ऑप्शन भी लिखना चाहो तो मैं लिख दूं, ऑप्शन पहला है 75% है, दूसरा ऑप्शन है 60, 60 नहीं है, 1 मिनट, हाँ 60, 60, तीसरा ऑप्शन है 80 और चौथा ऑप्शन है 48, 58, सॉरी 58%, 58%, 80%, 60% और 75%। तो प्रतिशत निकालने का ये, इसका कितने प्रतिशत, आप ये प्रश्न को इस तरह से कह सकते हो, 364 455 का कितने प्रतिशत को कैसे लिखोगे, 364 ऊपर और नीचे 455, जिसका पूछ रखा है ना वो नीचे आएगा, ये इसका पूछ रखा है ना, तो ये 455 नीचे आएगा, गुणा में 100 किसके लिए है, प्रतिशत निकालने के लिए। तो आप इसको छोटा करोगे तो देख लीजिए कटता है क्या, किसी 364 ही है ना, 364 ही है, ठीक है। अब ये देखो शायद 5 से कटे, ये कटे 5 से, 5 नहीं में 45, 5 एकम 5 और 20 पे ये कट जाएगा और ये 13 पे कटेगा, 13 7 91 और नहीं तो 91 चौके पे कटेगा ये सीधा, 91 चौके 364, 4 एकम 4, 4 नहीं में 36, 364 हो गया ना पूरा। तो ये 4 पे कट जाएगा, 91 से काटेंगे तो 20 चौके 80% इसका आंसर आ जाएगा। और ये विधि अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो ऑप्शन तो आपका ये सी हो जाएगा इसका। अगर ये विधि समझ में नहीं आ रही तो हम ये मान लेते हैं कि ये माना कि 455 का x प्रतिशत जो होगा वो 364 है, आप ऐसे मान लो और x निकाल लो इसका, तो क्या हो जाएगा, x प्रतिशत का क्या मतलब है, x बटे 100। तो ये का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, x निकाल लो, तो ये 100 तो 364 के गुणा में जाएगा, 364 के गुणा में, और ये 455 आएगा नीचे, देखो वही का वही स्टेटमेंट ये वाली आ जाती है। तो यहाँ से निकालेंगे x आ जाएगा 80, तो कितना प्रतिशत होगा उसका, वो 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपदों 109 नंबर प्रश्न है, 109 नंबर, बहुपदों 20x की 2, 20x की 2 माइनस का 9x जमा का 1 तथा एक बहुपद और दे दिया 5x की 2 माइनस का 6x जमा का 1 का महत्तम समापवर्तक पूछ रखा है या HCF, ये निकालना है इसका। दो बहुपद दिए गए हैं, 20x की 2 माइनस का 9x जमा का 1, 5x की 2 माइनस का 6x जमा का 1 का HCF या महत्तम समापवर्तक, यानी कि ये दोनों द्विघात समीकरण है। HCF क्या होता है, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली भाग जाएगी, भाग कर देगी, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा भी और कॉमन फैक्टर भी। तो क्या करना होगा, हम डायरेक्ट तो बता नहीं पाएंगे इसको ऐसे, हमें क्या करना होगा इस तरह के प्रश्नों में कि इनके दोनों के फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम 20x की 2 माइनस का 9 जमा 1 का करेंगे, आपने देखा होगा कि इस 20 की गुणा कर देंगे, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये जो कोफिशिएंट है ना, x की 2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 20 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 9 ही है ना, हाँ ये 9 है, माइनस का 9, b का है मान माइनस का 9 है, c का मान 1 है, वैसे ये a का मान 5 है, इसमें b का मान माइनस का 6 है और c का मान इसमें 1 है। तो आपको फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है, इस a की c से गुणा कर दो, यानी कि 20 की 1 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा ना। तो अब आपको दो वो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनकी गुणा तो कर दें तो उनकी गुणा तो आए 20 और उनको अगर जोड़ दें तो वो आए बीच वाला ये माइनस का 9, बी आ जाए वो माइनस का 9। और ऐसी संख्या है माइनस का 5 और माइनस का 4, जिनकी देखो माइनस के 5 की गुणा माइनस के 4 से कर देंगे ना तो प्लस का 20 आएगा, कि माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। और इन संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, माइनस को 5 में माइनस का 4 जोड़ेंगे ना तो माइनस का 9 आएगा। तो हमारी शर्त इसमें पूरी हो रही है, हमें वो संख्या पता करनी है जिनकी गुणा तो आए 20 की 1 की गुणा करने से तो प्लस का 20 आया,
और उनको जोड़ दें तो माइनस का 9 आए, और वो संख्याएं हैं माइनस का 5 और माइनस का 4। तो ऐसा करने से ये विधि क्या है, ऐसा करके हम मध्य पद जो है ना, इसका बीच वाला पद, ये वाला देखो, ये वाला, इसके दो पार्ट्स में विभाजित करने का तरीका है, ये दो भागों में बांटने का तरीका। तो हम इस द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं 20x2 माइनस का 5x माइनस का 4x और जमा का 1। अब ये 2 ले लो और 2 ये ले लो, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5x कॉमन है, तो 5 से तो काटेंगे तो 5 के 20, 1x से इसकी पावर कट जाएगी तो 4x बचेगा, और 5x एक कम 5x तो माइनस का 1 रह गया। इसमें माइनस का कॉमन लेंगे 1, तो 4x माइनस का 1। ये माइनस क्यों लिया, प्लस का क्यों नहीं लिया, देखो माइनस का इसलिए लिया ताकि ये वाला स्टेप दोनों का सेम हो जाए। अब इन दोनों में से 4x माइनस का 1 कॉमन ले सकते हो, दोनों स्टेप में से, ये वाला स्टेप और इस स्टेप में से 4x माइनस का 1 कॉमन, तो ये इसमें से ये कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर 5x, और ये कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा माइनस का 1। तो ये जो है इसके गुणनखंड मिले हमें 4x माइनस का 1 और 5x माइनस का 1। अब हम जो है ये वाला दूसरा जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका वीडियो भी बनाएंगे डिटेल से, फिर भी मैं क्लियर डाउट कर रहा हूं। यहां पर इसकी और इसकी गुणा, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 1 है, तो गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और ये बीच का संख्या है माइनस का 6। ऐसी दो संख्याएं पता करिए जिनकी गुणा तो कर दें तो आए 5 और जोड़ दें तो आए माइनस का 6, और ऐसी संख्या माइनस का 5 और माइनस का 1 हैं जिनकी गुणा करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। अगर इनकी गुणा कर देंगे तो माइनस के 5 और माइनस 1 की गुणा प्लस का 5 आएगा, जोड़ोगे तो माइनस का 6 आएगा। तो इसके भी मध्य पद दो भागों में विभाजित हो गया, यानी कि 5x की 2 माइनस का 5x माइनस का 1x और जमा का 1। इसमें से 5x कॉमन ले लो तो x माइनस का 1 आएगा, इसमें माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो इसमें भी x माइनस का 1 आएगा। तो इन दोनों में x माइनस का 1 फिर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो 5x बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बचा। तो दोनों के फैक्टर हो गए, पहले वाले द्विघात समीकरण का फैक्टर हो गए ये, दूसरे वाले के हो गए ये। इनमें से कॉमन निकालना है इनमें से। अब इनमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों को विभाजित कर दे, और वो है 5x माइनस का 1, और बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। तो इन दोनों बहुपदों का जो HCF आएगा वो आएगा 5x माइनस का 1, और यही ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन थे इसके x माइनस का 1, तो x माइनस का 1 नहीं हो सकता, 5x माइनस का 1 दूसरा ऑप्शन था, जो कि हमारा आंसर ये 5x माइनस का 1 आया है, वही इसका आंसर ठीक है। तीसरा ऑप्शन 4x माइनस 1 था, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4x माइनस 1 तो इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। और डी है 5x जमा 1, 5x जमा 1 तो किसी में भी नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। तो HCF क्या होता है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 5x माइनस 1 वो गुणनखंड है या वो बड़े से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगी पूरा पूरा। आप भाग दे के देखना चाहो तो ये पूरी पूरी भाग जाएगी, ये भी पूरी पूरी भाग जाएगी। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण दिए गए हों तो उनका HCF कैसे निकलेगा, LCM भी इसी विधि से निकलेगा। इसका LCM भी यही विधि है कि पहले इसके फैक्टर करिए, फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कहता है भैया यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 डिग्री हो, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का नाम दिया। प्रश्न नंबर है 110। एक मिनट, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया गया है 175 डिग्री। एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया गया है 175 डिग्री। 175 डिग्री दिया गया है, कोण 175 डिग्री है, तो उस बहुभुज की
भुजाओं की संख्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या। तो याद रखने वाली बात है कि यदि समबहुभुज के का अंतःकोण का माप दिया गया है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। यहां पर बहुभुज की संख्याओं की संख्या मतलब समबहुभुज है तो वो 6 भुजाओं वाली आकृति है, समबहुभुज है, 12 वाली है, 18 वाली है, 50 वाली है, 60 वाली है। तो वही प्रश्न दिया गया है, वही निकालना है आपको। तो इसका जो अंतःकोण होता है ना, अगर मान लिया अंतःकोण, इसका अंतःकोण का मान यदि थीटा हो तो थीटा का फार्मूला होता है n-2/n और गुणा में होता है 180 डिग्री। ये फार्मूला है थीटा का। ये फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। n क्या है यहां पर, थीटा क्या है, अंतःकोण है। ये थीटा क्या है, अंतःकोण है। और n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n। तो यदि आपको थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, ये वाला ही। और यदि आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो आपको n का मान निकालना पड़ेगा, थीटा का मान दिया गया होगा। तो यहां पर थीटा का मान 175 है, इस थीटा की जगह पे आप 175 लिख सकते हो और बराबर n-2/n और इसके गुणा में 180, ये गुणा में है, ये गुणा वाला 180 है ना, इसको आप इसके भाग में ले आओ, आसानी रहेगी। छोटा कर लीजिए, 5 तिये 15, 5 के 30 और 5 तिये 15, 5 साते 35, यानी कि ये हो जाएगा 37/36 बराबर n-2/n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हो जाता है 36n-72 यानी कि 72 और बराबर हो जाएगा 37n। अब n एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो ये जो है n का मान निकालेंगे यहां से तो ये इस तरफ जाके घट जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा n का मान यहां पर। तो इसका ऑप्शन दिए गए थे, इसके ऑप्शन जो दिए गए थे वो कितने थे, ऑप्शन थे इसके 54, 72, 60 और 15। तो इसका भुजाओं की संख्या आएगी, यानी कि n का मान आया हमारा 72 यहाँ से, तो n का मान 72 आया, इसलिए इस समबहुभुज में भुजाओं की संख्या जो होगी वो 72 होगी। देखो ये फैक्टर हमारा या मेन है कि अंतःकोण का मान अगर थीटा होगा तो थीटा का मान होता है n-2/n गुणा में 180। ये आपको याद रखना पड़ेगा। समबहुभुज के किसी भी समबहुभुज में अंतःकोण का मान का फॉर्मूला है n-2 टोटल के बटे में n और इस टोटल के मल्टीप्लाई में करेंगे 180 डिग्री। तो थीटा यानी कि अंतःकोण का माप पूछ रखा होगा तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या इनके n का मान दे दिया तो आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा का मान दे दिया तो आप n का मान निकाल सकते हो, यानी कि भुजाओं की संख्या निकाल सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 110। इसके बाद में चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। 110 के बाद में 111 नंबर प्रश्न है। 111 नंबर प्रश्न में कहता है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें, यदि संख्या में 27 जोड़ दें, संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान आपस में रिप्लेस हो जाते हैं भैया, आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। वह संख्या क्या है, वह संख्या निकालना है, वह संख्या क्या है। ये प्रश्न दिया गया है कि दो अंकों की कोई संख्या में इकाई का अंक दहाई का दुगना है।
यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब अंकों का स्थान बदलने का मतलब है इकाई का अंक दहाई बन जाता है, दहाई का अंक इकाई बन जाता है। तो हमें यहाँ पर मानने में क्या, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, दहाई के अंक का दुगना। तो यदि अगर हम देखो क्या कहा इसने, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना, तो दहाई का अंक मान लो, इसमें दहाई का अंक मान लेते हैं, माना दहाई x है, तो इकाई क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा दुगना, इसका दुगना है ना। देखो क्या ये स्टेटमेंट जो है मेन है, दो अंकों की संख्या है, उसमें दो अंकों की संख्या है, तो उसमें एक तो इकाई का अंक होगा, एक उसमें दहाई का अंक होगा। तो वो कहता है कि इकाई का अंक दहाई का दुगना है, तो दहाई को यदि मैं x मान लेता हूं तो इकाई उसका दुगना है, तो 2x हो जाएगा। तो संख्या क्या बनेगी, देखो इकाई का अंक है हमारे पास, दहाई का अंक है, तो याद रखने वाली बात है, जब दो अंकों की संख्या अगर आप बनाते हो ना, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे। एक से गुणा करने का मतलब कोई बनता नहीं है, तो यूं का यूं रख देंगे उसको। तो दहाई का, तो संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा, यानी कि 10x, और प्लस में इकाई का अंक को 1 से गुणा, इसको 1 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो 2x का 2x, तो ये संख्या बनेगी 12x। अब हमारे स्टेटमेंट पे जाते हैं कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें, यानी कि संख्या हमारी 12x आई, इसमें अगर हम 27 जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलने का मतलब क्या है, ये दहाई, तो ये तो बन गया आपका इकाई और ये बन गया आपका दहाई, तो संख्या क्या बन जाएगी अब, तो बराबर किसके आएगा वो संख्या, इसका ये दहाई बना ना, तो 10 से गुना ये होगा, तो ये हो जाएगा 20x और जमा में x। अब यहां से ये हो जाता है 20x और 1x कितना हो जाएगा, 21x, 21x हो गया ना, तो x एक तरफ कर लो, तो 21x में से 12x इस तरफ जाके घट जाएगा, तो ये 9x का मान 27 आएगा, 9x का मान कितना आएगा 27, तो 9x बराबर 27, तो x का मान आएगा 3, x का मान 9, तो ये 27 बटे 9 हो जाएगा ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको क्या बताना था, संख्या, तो हमारी संख्या बनी थी 10x, ये बनी थी हमारी संख्या, ये 2x तो हमने जोड़ा था, जो हमारा जो रूल था उसको पूरा किया था हमने, सॉरी ये 12x बना था, ये बना था 12x, सॉरी 12x बना था ना हमारी संख्या, तो x का मान 3 आया, यहां पर 3 पुट करेंगे तो 12 तिये 36, 12 गुणा में 3 हो जाएगा ना, क्योंकि x का मान 3 है, 12 तिया 36, तो वो संख्या होगी 36। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, एक छात्रावास है, ये क्वेश्चन है, मैं इसका 112 नंबर छोड़ दिया, पेडागोजी प्रश्न है, इकट्ठे करेंगे वो। 113 नंबर प्रश्न वो कहता है यदि एक छात्रावास में, यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री है, 30 दिन की भोजन सामग्री है, 40 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए भोजन चल जाएगा, तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। अगर 40 छात्रों के बजाय 60 छात्र हो जाएं, 60 छात्रों के लिए कितने समय के लिए भोजन है ये निकालना है, 60 छात्रों के लिए कितने समय के लिए भोजन उपलब्ध होगा, समय निकालना है यहाँ पे। तो देखो इसका तरीका क्या है कि समय निकालना है ना, देखो 40 छात्र के लिए भोजनों कितने दिन चलता है, 30 दिन के लिए है। तो यदि एक छात्र अकेला होता तो कितने दिन चलेगा, 30 की गुणा 40 से करनी पड़ेगी, मतलब एक छात्र होगा पूरे हॉस्टल में या छात्रावास में, तो भोजन चलेगा इस 30 को 40 से गुना कर दिया, और यदि छात्र हो जाएं 60 तो कितना भोजन कितने दिन चलेगा बटे में इसके 60, इससे 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दाहे 30, 20 दिन। तो अगर 40 छात्रों की बजाय अगर 60
40 छात्रों के लिए भोजन 30 दिन का है, तो 60 छात्रों के लिए भोजन केवल 20 दिन के लिए चलेगा। तो इसका ऑप्शन आएगा 20 दिन। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या 114 नंबर प्रश्न है, ये 114 नंबर प्रश्न है। कहता है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, 3/8 से गुणा करने को कहा, मगर उसने 3/8 से भाग कर दिया, 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार जो प्राप्त उत्तर है, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक है, 55 अधिक है। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर बताना है। तो देखो, करना तो था उसको 3/8 से गुणा, लेकिन गलती से कर दिया उसने भाग। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 55 अधिक आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 55 का अंतर आया। तो माना कि जिस संख्या को गुणा करना था ना, तो वो संख्या हमने x मान ली, x मान लेते हैं, उस संख्या को x मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3/8 से भाग वाली बड़ी हुई ना, क्योंकि सही उत्तर से 55 अधिक है ये। मतलब करना तो क्या था, उसको 3/8 से गुणा करनी थी उसको, लेकिन उसने क्या कर दिया, इस संख्या को भाग कर दिया 3/8 से। तो यदि हम इस संख्या में से अगर ये वाली संख्या वास्तविक वाली घटाएं तो बराबर 55 आएगा, अंतर 55 आएगा। तो यहां से x फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 8x/3 माइनस 3x/8 बराबर 55। एलसीएम इसका 24 आ जाएगा। तो 3 8 24, 64x माइनस का 8 तिया 24, 3 तिया 9x बराबर 55। या 64 में से अगर हम 9 घटाएंगे ना, तो 55x बराबर हो जाएगा 55, और ये 24 इसके गुणा में चला जाएगा 24। x निकालोगे तो नीचे 55 आ जाएगा, 55 से 55 कट गया, तो x का मान कितना आएगा 24। x का मान कितना आया 24। तो सही उत्तर क्या है, वो संख्या क्या है, संख्या निकालना था इसमें, वो संख्या होगी 24। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में 114 नंबर के बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 115 नंबर। 115 नंबर में कहता है कि 3 × x + 2 और इसका स्क्वायर जमा का निशान, 5 × x + 2 और इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे, फैक्टर करने हैं। जैसा कि द्विघात समीकरणों के हमने फैक्टर अभी एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन में हमने करे थे। तो यहां पर फैक्टर करने के लिए पहले इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने के लिए। तो इसका स्क्वायर खोल लो, इसको 5 से गुणा करो और 2 जोड़ दो उसमें, यानी कि इसको खोलेंगे a + b का स्क्वायर हो गया। ये a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो x² आएगा प्लस का 4 प्लस का 2ab करेंगे तो 4x आएगा, बाहर इसके 3 है, और इसके गुणा 5x जमा का 10 हो जाएगा, 5 के अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो, और जमा का 2। अब इस 3 की गुणा और कर देते हैं इसमें, ये हो जाता है 3x की 2 जमा का 12 जमा का 12x 3 से गुणा कर रहे हैं ना, प्लस का 5x जमा का 10 जमा का 2। अब इसको सोल्व करो, 3x की 2 तो यूं का यूं, x में x जोड़ दो, इस x में ये x जुड़ेगा, यानी कि 17x, और 12 और ये 12 संख्या जोड़ देंगे 24। इसके फैक्टर कर लीजिए, वही का वही है, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके फैक्टर हो जाएंगे। मध्य पद को 2 भागों में कैसे तोड़ना है कि प्रथम a को इस c से गुणा करना है, 24 तिये यानी कि 24 की 3 से गुणा 72 आएगा,
मध्य पद क्या है 17। ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनकी गुणा कर दें तो आ जाए 72 और उसको जोड़ दें तो 17 आ जाए, और वो संख्याएं 8 और 9 हैं। 8 नहीं में 72 होते हैं, और 8 और 9 को जोड़ोगे तो 17 आएगा। तो मध्य पद दो भागों में टूट गया। ये हो जाता है 3x की 2 प्लस का 8x जमा का 9x जमा का 24। इसको सोल्व करो अब आप। अभी इसमें से देखो इसका और इसको देखो, इसको इन दोनों को देखो, इन दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आएगा। इसको 3x से भाग करेंगे तो 3 3 9 x प्लस 3, और इसमें 8 कॉमन है जमा का, तो ये आएगा x प्लस का 3। अब ये दो स्टेप बन जाते हैं हमारे। इनमें x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, और जमा का ये x प्लस 3 कॉमन गया, बचा 8। तो हमारे फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 और 3x जमा का 8, x प्लस 3 और 3x जमा का 8, यही हमारा उत्तर होगा। फैक्टराइजेशन का एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, आप जरूर देखना उसको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रम से 34 वर्ष और 14 वर्ष है। देखो क्या कहता है 116 नंबर प्रश्न। राम और श्याम की वर्तमान आयु दी गई है भाई। वर्तमान आयु क्या क्या है? राम की तो वर्तमान आयु है 34 वर्ष और श्याम की वर्तमान आयु है 14 वर्ष। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी होगी? वो क्या कहता है, कितने वर्ष बाद राम की आयु श्याम से दुगनी होगी, ये बताना है। तो मैं एक बार ऑप्शन लिख दूं इसके। 4 है एक ऑप्शन, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, इसको ऑप्शन से कर सकते हो, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। देखो अब इसकी राम की तो 34 वर्ष है, इसकी फिलहाल की आयु है, वर्तमान आयु 14 वर्ष है। वो कहता है कितने साल बाद इसकी उम्र इससे डबल हो जाएगी। तो देखो इसमें ऑप्शन 4 है, 4 जोड़ोगे तो ये 38 का हुआ और ये 18 का हुआ, तो इससे डबल नहीं हुई, तो ये ऑप्शन पहला वाला नहीं बनेगा। 5, अगर हम 5 लेके देखें, 5 लेके देखें तो ये तो 39 वर्ष का हुआ, 5 जोड़ने से ये 19 का हुआ, ये इसका ये जो है इसका डबल नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हुआ। बाकी फिर 6 आती है, 6 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, 20 दूनी 40, देखो ये बैठता है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता है। 6 ऑप्शन आपका आंसर है। लेकिन क्योंकि हम तो मैथ कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेशन भी करनी चाहिए। तो कैलकुलेशन करेंगे तो माना कि x वर्ष के बाद में ये दुगुना वर्ष हो जाएगा, यानी कि x वर्ष के बाद में इसकी उम्र तो हो जाएगी इतनी, इसकी हो जाएगी इतनी। और ये कहता है कि हमने ये माना था कि x वर्ष के बाद में ये इससे दुगनी उम्र का हो जाएगा, यानी कि ये जो 34 प्लस x है ना, 34 प्लस x जो है ये दुगना होगा 14 प्लस x के, ये मान लेंगे हम। x निकाल लो बस, आंसर आ जाएगा 34 प्लस का x बराबर 28 प्लस का 2x। यहाँ से x निकाल लो, x इस तरफ चला जाएगा, घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 34 घटा का 28 यानी कि 6। तो 6 साल के बाद में राम श्याम से दुगनी उम्र में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है 116 के बाद में, वो है हमारा 117 नंबर। मध्य का निकालने हैं, आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े हैं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं, यानी कि एक सम संख्या मिली। मध्य निकालना है, मध्य मीन। मध्य निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप इनको जो है चढ़ते क्रम में लिख लीजिए। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 22 है क्या, 20 है, 20 सबसे पहले आया। इसके बाद में 21 तो नहीं होगा, इसमें 22 है तो 22 लिख दिया। 22 के बाद में क्या आएगा, 25, 23 आया, फिर 23 के बाद में 24 इसमें है नहीं तो 25 आएगा, फिर इसके बाद में 25 के बाद में 26, ये 26 आ गया, फिर 27 है क्या, 27 नहीं 28 है तो 28 आ गया। 28 के बाद में 29 है, 29 नहीं है, 30 भी नहीं है, 31 है, तो इसके बाद में 31 आ गया, 32 है,
31 के बाद में 32 है तो ये 32 आ गया। 32 के बाद में 33 है, 32 के बाद में 33 नहीं है तो 34 आ जाएगा। 34 के बाद में 35, ये 35 आ गया। शायद सारे आ गए। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 आंकड़े हैं ना। तो यहाँ पर अगर 11 तो होते ना तो 5 उस तरफ छोड़ देते, हम 5 उस तरफ छोड़ देते, ऐसे ही चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में लिख करके। लेकिन आंकड़े 10 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ के 4 आंकड़े छोड़ दीजिए, इस तरफ के भी 4 आंकड़े छोड़ दीजिए। 4 छोड़ने के बाद में जो 2 आंकड़े बचेंगे इनको जोड़िए और उसको 2 से भाग कर दीजिए। 26 और 28 कितने होते हैं, 26 दूनी 52 और 2 54, 54/2 यानी कि 27। तो मध्य जो होगा इनका वो क्या होगा, 27। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये विषम संख्या होता ना, जैसे मान ली 11 होता तो चढ़ते क्रम में लिखा 5 उस तरफ छोड़े, 5 उस तरफ छोड़े, तो बीच की जो 11वीं संख्या बचेगी वो हम बता देते। 12 होते तो फिर हमें वही करना पड़ता, 12 होंगे तो 5 उस तरफ छोड़ेंगे, 5 उस तरफ, बीच के 2 लेंगे, उनको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, मध्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 118 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न। वर्गमूल निकालना है सिर्फ, किसका, 0.00576 का वर्गमूल निकालना है। देखो वर्गमूल निकालने के लिए क्या मैं इसका दशमलव हटा लूँ, दशमलव हटाओगे तो इस दशमलव के नाम का 1 3 और 3 6 शून्य लगेंगे, 5 और 1 6, तो ये बचेगा आपके पास 576। अब इसका वर्गमूल अलग से निकलेगा, इसका वर्गमूल अलग से। 576 का वर्गमूल तो होता है 24, जैसा कि आपको पता ही होगा, 24 का वर्ग करने से 576 आएगा। और ये क्या है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये कितनी जीरो है, 3 और 3 6 जीरो है ना, तो 3 जीरो बच जाएंगी। 1000 का वर्ग करने से ये 6 जीरो वाला कितना बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख बनेगा। 10 लाख का वर्गमूल क्या आएगा, 1000। तो 24 को 1000 से भाग देंगे ना, तो 3 छोड़ के दशमलव लगेगा, तो 24 में 2 तो आ ही चुका है, तो ये 0.24 आंसर है इसका, 0.024। तो वर्गमूल हो गया। 119 का प्रश्न, 119 का प्रश्न है साधारण ब्याज का प्रश्न। वो कहता है, देखिए भाई ध्यान से, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में 1237.50 और 6 वर्ष में 1443.75 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या है, मूलधन निकालना है इसमें। तो सिंपल सी बात है, 4 वर्ष में हुआ 1237.50, 6 वर्ष में हुआ 1443.75 रुपये, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज बना, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 2 वर्ष का ब्याज, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये। 2 वर्ष का ब्याज निकालोगे ना, कितना आ जाएगा, ये देखो, ये तो 4 वर्ष का है, ये मिश्रधन है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, और ये 6 वर्ष का है, तो 4 वर्ष और 6 वर्ष में 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि इस राशि में 2 वर्ष का ब्याज बढ़ गया है, वही हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, 1443 में से 75 पैसे में से ये 1237.50 घटा दो, तो ये तो बचेगा 25। 13 में से 7 गया 6 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 206.25 ब्याज, 2 साल का ब्याज आ गया। ये क्या है, 2 वर्ष का ब्याज। अब ये राशि है ना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये 4 वर्ष वाला आसान रहेगा क्योंकि इसमें समय कम है। 4 वर्ष में ये राशि इतनी हो गई, 2 वर्ष का ब्याज तो ये हुआ, 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2 से गुणा और कर दो इसको, मतलब 4 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, ये 2 वर्ष के ब्याज को 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 412.50। ये कितने वर्ष का ब्याज है, ये आ गया 4 वर्ष का ब्याज, और ये इसमें जुड़ा हुआ है मूलधन में, तो 1237.50 4 वर्ष का मिश्रधन है टोटल, 4 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें से 412.50 घटा दें तो मूलधन आ जाएगा। तो ये 50 में से 50 गया, 0 लिखने की जरूरत को नहीं है, तो 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 12 में 4 गया 8, तो 825 रुपये जो है
वो मूलधन होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर्सन जो है, लास्ट पर्सन रहेगा 120 नंबर पर्सन है ये, 120 नंबर पर्सन कहता है कि 5/3 गुणा में 7/51 का 17/5 माइनस 1/3 और होल डिवाइडेड बाई 2/9 गुणा में 5/7 का 28/5 माइनस का 2/3। इसका मान ज्ञात करना है भैया, मान, इसका मान निकालना है। तो आपने वी बोर्ड में इसका रूल तो देखा ही हो गया, जब मैंने करवा भी रखा है। उसमें का के की जो गुणा भाग से पहले का के की सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद में का के की, फिर में भाग, फिर गुणा, फिर घटा और जोड़ में से जो भी हमें सुटेबल लगे वो कर लेंगे। तो पहले हम का हल करेंगे, हालांकि का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन इस गुणा से पहले ये गुणा हल होगी। कर लीजिए इसको गुणा, तो इस का मतलब गुणा ही है, तो 17 तिये 51, और इसमें भी का मतलब यही है, 7 चौके 28 और 5 से 5 कट जाता है। तो देखो यहाँ पर तो क्या बचा, 5/3 तो ये है ही, ये गुणा का निशान भी है, 17 तिये 51, तो 7 एकम 7, 7 ऊपर रहेगा और 3 पंजू 15 और माइनस का 1/3 ऊपर तो ये रहेगा। भाग में ये 5 से 5 कट गया था, केवल 4 बचा, ये तो 2/9 के गुणा में 4 और माइनस का 2/3, ये स्टेप बचता है हमारे पास। अब यहां से 5 तिये 15 हो जाता है और यहां पर कुछ कटता नहीं है, तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर यहां पर देखो इसमें क्या बचा हमारे पास, नीचे तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, ऊपर 7, यानी कि 7/9 और माइनस का 1/3 तो ऊपर बचा। नीचे की बात करें तो 2 चौके 8, 8/9 माइनस का 2/3 बचा हमारे पास। अब इनको घटा लेंगे एलसीएम लेकर के ऊपर नीचे, इसका एलसीएम आएगा 9, तो 7 माइनस का 3 आएगा, 3 तिया 9 होते हैं, इसका भी एलसीएम 9 आएगा, और 8 का 8, 3 दूनी 6, तो ये स्टेप हमारा बनता है। तो 7 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 4, नीचे 9, और नीचे 8 में 6 गया 2 बचेगा, और नीचे फिर 9, ये 9 ऊपर जाएगा तो ये 9/2 हो जाएगा। ये वाला स्टेप ऐसे लिख सकते हो, 9 से 9 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये था, मैंने कंप्लीट करा दिया, सिर्फ पेडागोजी के छोड़े हैं। मैं चाहता हूँ पेडागोजी के 10-5% अगर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मैं टोटल इसमें 4 ही आए हैं, 3 आए हैं, पता नहीं 4 आए हैं, तो उनको मैं इकट्ठा करवाऊंगा और उनकी डेफिनेशंस क्लियर करेंगे हम माइंड में। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का आज का। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रीजनिंग के ऊपर रहेगा। रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी का इसके अंदर ऑप्शन है, 30 क्वेश्चन उसके भी आते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।